हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट ले रहे हैं इस वीडियो के अंदर इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर चैप्टर से ही रिलेटेड है और इसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाली हूँ, जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में शेयर का फॉरफीचर कैसे होता है तो वो हम कवर करेंगे। तो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ उसके अंदर जो मेन टॉपिक है वो ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। शेयर का फॉरफीचर होता है तो उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो हम स्टार्ट लेते हैं एग्जाम्पल से। ये इलस्ट्रेशन स्क्रीन पर आपके सामने है कि एक्स लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट की है 50,000 शेयर के लिए और एक शेयर 10 रुपये का है। अमाउंट कैसे पेबल है? एप्लीकेशन पर 3 रुपीज़, अलॉटमेंट पर 4 रुपीज़ हैं। एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 4 है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर 3 रुपीज़ हैं। एप्लीकेशन 75,000 शेयर के लिए आई हैं, जबकि हमने जो शेयर इशू करे थे वो 50,000 के शेयर थे। एप्लीकेशन हमारे पास ज़्यादा के लिए आ रही है। अगर ज़्यादा के लिए आ रही है तो जो ये केस है, अगर एप्लीकेशन ज़्यादा के लिए आती है तो इस केस को हम ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर बोलते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, ज़्यादा शेयर के लिए एप्लीकेशन है, तो उस केस में प्रोराटा अलॉटमेंट करना होता है। तो प्रोराटा अलॉटमेंट कैसे हुआ? ये बताया गया है कि एप्लीकेंट फॉर 40,000 शेयर वर अलॉटेड 30,000 शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस। जिन्होंने 40,000 के लिए एप्लीकेशन भेजी थी उनको हमने 30,000 शेयर अलॉट करे हैं, और जिन्होंने 35,000 के लिए एप्लीकेशन भेजी थी उनको हमने 20,000 के शेयर अलॉट करे हैं। तो मीन्स यहाँ पे कुछ सरप्लस अमाउंट हमारे पास आया होगा। तो वो सरप्लस कितना है वो आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो ये कह रहे हैं कि रमेश टू होम, जिसको हमने 1200 शेयर अलॉट करे थे, आउट ऑफ ग्रुप अप्लाइंग फॉर 40,000 शेयर फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। कि रमेश जिसके पास 1200 शेयर है, 1200 शेयर हमने अलॉट करे हैं और वो अलॉटमेंट मनी को पे नहीं कर पाया है और वो 40,000 वाले ग्रुप के अंदर है, उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया गया इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद ही हम उसके शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं। सुरेश जिसने 700 शेयर के लिए अप्लाई किया था और जो 35,000 वाले ग्रुप में है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को पे नहीं कर पाया, उसके शेयर्स को भी हमने फॉरफिट कर दिया। और इन फॉरफिटेड शेयर में से जो 1000 शेयर है उनको हमने 8 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, फुली पेड अप के हिसाब से हमने इनको रीइशू कर दिया। द रीइशूड शेयर इंक्लूडेड ऑल द शेयर ऑफ सुरेश। इनमें सुरेश के सारे शेयर इंक्लूड है। तो यहाँ सरप्लस अमाउंट के एडजस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा होता। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो जो सरप्लस अमाउंट होती है जो एप्लीकेशन के टाइम हमारे पास आई होती है तो इसको हम अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि अलॉटमेंट के लिए हमें कितना मनी एडजस्ट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर जो अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है, अमाउंट हमारे पास, जो नंबर हमारे पास अवेलेबल है, ये शेयर अप्लाइड हैं जिन्होंने एप्लीकेशन भेजी हैं और उनको हम कितने शेयर अलॉट कर रहे हैं। तो अगर अप्लाइड 40,000 है, इनको हमने 40,000 के बदले में 30,000 शेयर अलॉट करे हैं। सेकेंड ग्रुप में 35,000 शेयर हैं जिन्होंने एप्लीकेशन भेजी हैं और उनको हम 20,000 शेयर अलॉट कर रहे हैं। अप्लाइड का टोटल 75 है, तो 75 ही एप्लीकेशन आई है। अलॉटेड का टोटल इशू से ज्यादा नहीं हो सकता, तो अगर हम वो टोटल देखें तो वो 50,000 का है। अब आपको एक्सेस मनी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम सरप्लस शेयर देखेंगे कि सरप्लस शेयर बनते कितने हैं। तो अगर हम सरप्लस शेयर को देखें तो 40 माइनस 30 का डिफरेंस 10,000 हुआ और यहाँ पर 15,000 का डिफरेंस है। ये सरप्लस एप्लीकेशन मनी हमारे पास आई है। जब इन्होंने ये एप्लीकेशन भेजी होगी तो कुछ अमाउंट इन्होंने हमें एक्स्ट्रा पे किया होगा। तो सरप्लस अमाउंट आप कैसे कंप्यूट करेंगे? इसको हमें एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करना होगा। 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 रुपीज़ इनके हमारे पास ज़्यादा आए हुए, और यहाँ पर 45,000 रुपीज़ इनके हमारे पास ज़्यादा आए हुए। तो जो मनी हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल है तो इस पैसे को हम अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इनकी अलॉटमेंट बनती कितनी है। अगर हम अलॉटमेंट को देखें तो पहले वाले ग्रुप में तो हमें इनके अकॉर्डिंगली कॉल करना है, जितने शेयर हमने इनको अलॉट करे हैं
सेकंड ग्रुप में 20,000 के हिसाब से हमें मंगवाना है। तो आप इनको अलॉटमेंट की मनी से मल्टीप्लाई करके देखेंगे 4 रुपीज। अगर हम 30 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अलॉटमेंट 120 की बनती है, लेकिन हमारे पास एक्सेस मनी सिर्फ इतना ही है, इसीलिए सिर्फ ये जो मनी है वो अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट हो सकता है। सेकेंड केस में अगर हम 20 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो भी अलॉटमेंट 80 की बनती है, बट मनी हमारे पास इतना ही अवेलेबल है, तो अलॉटमेंट के लिए बस हम इतना ही एडजस्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स अलॉटमेंट के लिए जो टोटल अमाउंट एडजस्ट होने वाली है 30,000 में हम 45 को ऐड करेंगे तो अलॉटमेंट का 75,000 एडजस्ट होगा। तो ये मनी हमें एडजस्ट करना है। तब जब हम इसकी जो फर्स्ट एंट्री पास करेंगे तो वहां पर एडजस्टमेंट शो होगी। तो फर्स्ट एंट्री के टाइम सबसे पहले तो हमें एप्लीकेशन मनी को रिसीव करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 75,000 के लिए एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन 3 रुपीज की है, तो ये अमाउंट हम यहाँ पर दिखा देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,25,000 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करना है। तो एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करने के लिए शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर कैपिटल, और जो एक्सेस मनी था जिसको हमने अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट किया वो टू शेयर अलॉटमेंट में चला जाएगा। तो एप्लीकेशन के सामने तो हम 75,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैपिटल का पार्ट वो शेयर की अमाउंट बनेगी जो हमने अलॉट करे हैं, तो अलॉट 50,000 हुए हैं, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है एप्लीकेशन की 225 हो जाएगी। कैपिटल के सामने 1,50,000 आया था, और जो सरप्लस अमाउंट अभी हमने कंप्यूट की थी एक्सेस मनी, तो वो 75,000 का था। ये जो सरप्लस अमाउंट है 75,000 की, तो ये अलॉटमेंट के सामने चली जाएगी। इसको हमने फ्यूचर के लिए एडजस्ट कर दिया है, तो इसको हम अलॉटमेंट के सामने शो करेंगे। इसके बाद जो सारा क्वेश्चन है 75,000 से नहीं होगा, क्योंकि ये तो अप्लाइड थे, बल्कि हमने कितने अलॉट करे हैं, हमने 50,000 शेयर अलॉट करे हैं। तो आगे जितनी भी कॉल हमें ड्यू करनी है 50,000 शेयर के ऊपर करनी है। तो एप्लीकेशन के बाद जो टर्न आती है वो अलॉटमेंट की होती है। यहाँ पर हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, तो ड्यू के लिए 50,000 शेयर है और अलॉटमेंट 4 रुपीज की है। तो ड्यू करने की एंट्री हम ये कर देंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अलॉटमेंट को रिसीव करना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन ये अमाउंट कैसे आएगी, इसको कंप्यूट करने के लिए हमें ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है कि रमेश, जिसको हमने 1200 शेयर अलॉट करे थे, जो पहले वाले ग्रुप में है, 40,000 शेयर वाले ग्रुप में है, और वो अलॉटमेंट मनी को पे नहीं कर पाया। अगर एक पर्सन प्रोराटा वाले ग्रुप में है तो इसने कुछ ना कुछ पैसा अलॉटमेंट का हमें दिया होगा। ऐसा नहीं है कि इसने हमें कुछ भी पे नहीं किया, तो आपको वो अमाउंट कंप्यूट करनी पड़ेगी जो इसने हमें अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन के साथ ही पे कर दिया था। जो ये वाला ग्रुप है 40,000 वाला, तो इस ग्रुप में जो इनको शेयर हम अलॉट कर रहे हैं 40,000 वाले ग्रुप को 30,000 शेयर अलॉट कर रहे हैं। तो आपको करना क्या होगा कि अगर हम 30,000 शेयर अलॉट कर रहे हैं तो इन्होंने हमें कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजी है, 40,000 के लिए। और अगर हमने इनको 4,000 शेयर अलॉट करे हैं, सॉरी ये जो 1200 शेयर है, इसके अगर इनको हमने 1200 शेयर अलॉट करे हैं तो इन्होंने हमें एप्लीकेशन कितनों के लिए भेजी होगी वो हमें कंप्यूट करना पड़ेगा। तो 40,000 अपॉन 30,000 इंटू 1200 हो जाएगा। दैट मीन्स इन्होंने हमें 1600 शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजी है, तो 1600 के लिए एप्लीकेशन है। फिर आपको इनकी एक्सेस एप्लीकेशन निकालनी पड़ेगी। एक्सेस एप्लीकेशन कैसे आएंगी, वो निकालने के लिए जितनी इनकी एप्लीकेशन है इसमें से अलॉटेड का नंबर आप डिडक्ट कर देंगे। इन्होंने 400 के लिए ज्यादा एप्लीकेशन भेजी होगी, एप्लीकेशन के साथ इन्होंने हमें एप्लीकेशन की मनी भी भेजी होगी, तो मीन्स इन्होंने 1200 रुपये हमें अलॉटमेंट के ऑलरेडी पे कर दिए हैं। अब आप ये चेक करेंगे कि इनका अलॉटमेंट की अमाउंट बनती कितनी है। तो इन पर जो हमें अलॉटमेंट के साथ कॉल करना था, इनको हमने 1200 शेयर अलॉट करे थे और 4 रुपीज अलॉटमेंट की अमाउंट है, तो इन्हें हमें 4800 रुपीज पे करना था। बट रमेश एप्लीकेशन के साथ ये वाली अमाउंट ऑलरेडी पे कर चुका है, तो 1200 हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं, तो ये रिसीव्ड है, ठीक है। और ये जो अमाउंट थी वो ड्यू थी, जो इससे हमें ड्यू था।
दैट मीन्स इसने हमें 3600 पे नहीं किया, तो ये जो अमाउंट हमारे पास आएगी ये नोट रिसीव हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप अलॉटमेंट को इसका रमेश का देखेंगे तो इसने 3600 की अमाउंट हमें पे नहीं की है। ये तो सिर्फ रमेश का है। अब आपको ओवरऑल चेक करना पड़ेगा कि सारे शेयर होल्डर ने हमें कितना मनी पे नहीं किया है। तो सारे शेयर होल्डर हैं 50,000 के, इन पर हमने अलॉटमेंट को कॉल कितना किया है, 50,000 इंटू 4 कितना बनेगा, 2 लाख, जिसमें से ये कितनी अमाउंट हमें एप्लीकेशन के साथ पे कर चुके हैं, तो रिसीव्ड विद एप्लीकेशन ये डिडक्ट हो जाएगी, जो ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है 75,000। तो अब हमें मिलना कितना चाहिए था, 125, जिसमें से ये अमाउंट हमारे पास नहीं आ रही है, तो ये नोट रिसीव्ड है। अगर आप इसमें से नोट रिसीव्ड को भी डिडक्ट कर देंगे 3600 को, तो हमारे पास वो मनी अवेलेबल होगा जो अब हमें रिसीव होगा। तो 14000 की अमाउंट हमारी जो है ये रिसीव्ड के सामने चली जाएगी। तो फिर आपको यहाँ पर जब आपको बैंक अकाउंट की एंट्री पास करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो वहां पर हम कितना शो करेंगे, 121400। तो ये अमाउंट हमें दिखानी है। ये तो अलॉटमेंट का हुआ। रमेश के बारे में बोला गया था कि इसके जो शेयर है वो अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर दिए गए हैं। तो पहले हम इनके फॉर फीचर की एंट्री पास करेंगे। फॉर फीचर हमेशा अलॉटेड शेयर का होता है और रमेश को हमने 1200 शेयर अलॉट करे थे। तो आप जो एंट्री पास करेंगे, शेयर कैपिटल के सामने हमें दिखाना है 1200। अब इससे हमने कॉल क्या क्या किया, एक तो एप्लीकेशन कॉल करी है और प्लस अलॉटमेंट कॉल करी है, क्योंकि शेयर कैपिटल के सामने कॉल्ड अप वाली अमाउंट आती है। एप्लीकेशन 3 की है, अलॉटमेंट 4 की है, दैट मीन्स हमने 7 रुपीज कॉल करे हैं। तो 1200 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8400 रुपीज हमने इनसे कॉल कर लिया है। अलॉटमेंट के सामने वो अमाउंट आएगी जो हमें रिसीव नहीं हुई है, ये अनपेड अमाउंट है, ये यहाँ पर हमने कंप्यूट की है, ये अमाउंट हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है। तो इस अमाउंट को हम यहाँ लेकर जाएंगे जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुई है, तो यहाँ पर 3600 को हमें शो करना है। अब आप अगर इस टोटल में से 3600 को डिडक्ट कर देंगे तो बाकी अमाउंट हमारे पास आ चुकी होगी। तो ये जो अमाउंट हमारे पास आ चुकी है ये शेयर फॉर फीचर के सामने चली जाएगी। अभी हमने इन शेयर को रीइश्यू नहीं किया है, तो आप फर्स्ट कॉल के ड्यू करने की एंट्री करेंगे। लेकिन जब आप फर्स्ट कॉल के ड्यू करने की एंट्री करेंगे, तो हमें जिस नंबर को हम फॉरफिट कर चुके हैं, 1200 को हमें फॉरफिट कर दिया है, तो ये नंबर हमारा कम हो जाएगा। हमने जो शेयर अलॉट करे थे 50,000 के शेयर थे, 50,000 में से हमने 1200 शेयर को फॉरफिट कर दिया, तो रिमेनिंग जो शेयर बचे हैं वो 48,800 के शेयर बचे हैं। तो फर्स्ट कॉल हमें इन शेयर के ऊपर ड्यू करनी है। फर्स्ट कॉल 3 रुपीज की है, तो ड्यू करने की एंट्री जो हम करेंगे, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। अब हमें इनके रिसीव करने की एंट्री पास करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इस एंट्री के लिए भी आपको एक बार इंफॉर्मेशन को चेक करना पड़ेगा। इसमें बोला गया है कि सुरेश, जिसने 700 शेयर के लिए अप्लाई किया था, इसने अप्लाई किया था और ये 35,000 वाले ग्रुप में है, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को पे नहीं कर पाया है। अगर ये कुछ भी हमें पे करेगा या नहीं पे करेगा तो वो हमेशा अलॉटेड के हिसाब से होगा, अप्लाइड के हिसाब से नहीं होगा। अप्लाइड तो वो नंबर है जो उसने हमसे डिमांड किया था, बट हम उसको कितना दे रहे हैं वो अलॉटेड होता है। तो कंपनी अगर कुछ भी कॉल करती है तो वो अलॉटेड नंबर के ऊपर ही करती है। तो 700 के ऊपर कंपनी कॉल नहीं करेगी, रादर जितना हमने इनको अलॉट किया होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम इससे कॉल मनी को मंगवाएंगे। तो अगर इसने कुछ भी पे नहीं किया होगा तो अलॉटेड के हिसाब से पे नहीं किया होगा। तो अलॉटेड निकालने के लिए भी आपको यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा कि अगर अप्लाइड जो नंबर है, अगर अप्लाइड 35,000 शेयर है तो अलॉटेड जो है वो आपको गिवन ही है 20,000 शेयर, और अगर अप्लाइड 700 शेयर है तो अलॉटेड कितना हो जाएगा, 20,000 अपॉन 35,000 इंटू 700 होगा। तो इसको जो शेयर हमने अलॉट करे हैं, अलॉटेड का नंबर 400 शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसने हमें कुछ भी पे नहीं किया है तो 400 के हिसाब से पे नहीं किया। अगर हम इनको फॉरफिट करते हैं तो हमें 400 शेयर को ही फॉरफिट करना है।
तो अब हम कॉल के रिसीव करने की एंट्री करेंगे। तो कॉल के रिसीव करने की एंट्री में आपको करना क्या है, कॉल के रिसीव करने की एंट्री में जो हमने कॉल मंगवाई है 48,800 शेयर के ऊपर मंगवाई है, जिसमें से अगर 400 शेयर हमें पे नहीं कर रहे हैं तो पे करने वाले 48,400 शेयर हो जाएंगे। तो अगर हमें कॉल मिली है तो इन शेयर के ऊपर मिली है और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगी। अब हमने सुरेश के शेयर को भी फॉरफिट कर दिया, तो इसको फॉरफिट करने के लिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट के सामने कॉल्ड अप आता है। इसने हमें जो पे नहीं किया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को पे नहीं किया, तो ये अनपेड हो गया। और जो ये हमें पे कर चुका है, कंपनी को पे कर चुका है, तो वो पेड अप शेयर फॉरफीचर के सामने आएगा। इससे तो हमने सब कुछ कॉल कर लिया है, तो यहाँ पर शेयर कैपिटल के सामने हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये शेयर कैपिटल हो गई। इसने हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को पे नहीं किया है, 400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट है। अब आप इस टोटल में से जो कॉल्ड अप था और अनपेड की अमाउंट को डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास पेड अप की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, ये अमाउंट हमें दिखानी है। आगे क्या हो रहा है कि हमने इन शेयर को रीइशू कर दिया, लेकिन रीइशू सभी को नहीं किया है। जो हमने फॉरफिट करे हैं, रमेश के 1200 शेयर है, सुरेश के 400 शेयर है। जो रीइशू हो रहा है, रीइशू जो हमने किया है वो किया है 1000 शेयर का, और इनका जो रीइशू हो रहा है वो 8 रुपीज के हिसाब से हो रहा है और फुली पेड अप मानते हुए। फुली पेड अप का मतलब है कि हम 10 वाला शेयर 8 में रीइशू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम रीइशू की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट के सामने 1000 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 शेयर कैपिटल, कैपिटल पर के सामने पार वैल्यू आएगी। ठीक है, 10 वाला शेयर अगर हमने 8 में रीइशू किया तो 2 रुपीज का लॉस हुआ, और जो ये लॉस है वो फॉरफीचर से कवर अप होगा। तो 1000 इंटू 2 ये शेयर फॉरफीचर के सामने आ जाएगा, तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका होगा। अब ये बात क्या कह रहा है लास्ट में क्वेश्चन के अंदर कि जब हमने इन 1000 शेयर को रीइशू किया था तो इसमें सुरेश के सारे शेयर इंक्लूड है। अगर सुरेश के सारे शेयर हैं, मतलब सुरेश के 400 शेयर है, इसका मतलब रमेश के फिर 600 शेयर का ही हमने यूज किया है। तो रमेश के 600 और सुरेश के 400 शेयर, तब जाकर ये 1000 शेयर बनते हैं। तो जब हमें कैपिटल रिजर्व क्रिएट करना है तो हम कौन सा प्रॉफिट कंसिडर करेंगे? रिजर्व हमेशा उस प्रॉफिट के लिए क्रिएट होता है जिन शेयर को हमने रीइशू कर दिया है, जिनका प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है। तो हम रमेश के 600 शेयर को रीइशू कर चुके हैं, सुरेश के 400 शेयर को रीइशू कर चुके हैं। तो अगर हमें प्रॉफिट देखना है तो रमेश का हमें 1200 शेयर का प्रॉफिट नहीं लेना है, बल्कि हमें 600 शेयर का प्रॉफिट लेना है। तो रमेश का जो ये प्रॉफिट हमें गिवन है, ये जो फॉरफीचर है वो रमेश का है। ठीक है, ये रमेश का है, और ये जो फॉरफीचर हमने किया है ये सुरेश का है। तो रमेश का फॉरफीचर 1200 शेयर के ऊपर ये प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हम 600 शेयर का निकालेंगे तो 600 शेयर का जो प्रॉफिट आएगा वो 2400 का होगा। सुरेश का हमने 400 शेयर को ही रीइशू कर दिया, तो इसका हमें सारा का सारा प्रॉफिट लेना पड़ेगा। तो 600 प्लस 2800, तो टोटल प्रॉफिट हो गया हमारे पास 5200। ये तो हमारा प्रॉफिट है। इसमें से जितना रीइशू के टाइम लॉस हुआ तो लॉस को हमें डिडक्ट करना है। तो लॉस को अगर हम डिडक्ट करते हैं 2000 को, तो जो अमाउंट हमारे पास अवेलेबल होगा, तो इसके लिए हम कैपिटल रिजर्व क्रिएट कर देंगे। तो कैपिटल रिजर्व क्रिएट करने की जो एंट्री हम करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। 3200 की जो अमाउंट है वो हम रिजर्व के सामने दिखा देंगे। तो इस तरह से हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश लिमिटेड ने प्रोस्पेक्टस इशू किया था और जो शेयर के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है 3 लाख शेयर हैं, 10 रुपये का एक है, 10 रुपये का एक है और 4 रुपीज के प्रीमियम पर है। प्रीमियम कैसे है कि एप्लीकेशन में 1 रुपये का प्रीमियम इंक्लूड है, सभी के साथ 1 का प्रीमियम इंक्लूड है। दैट मीन्स जो एप्लीकेशन है वो 3+1 का प्रीमियम हो गया। अलॉटमेंट जो है वो 2+1 का प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल 3+1 का प्रीमियम है और सेकंड कॉल 2+1 का प्रीमियम है। दैट मीन्स ये तो हुआ 10 और प्लस ऐड करेंगे तो 4 का प्रीमियम हो गया। एप्लीकेशन हमारे पास 3,80,000 शेयर के लिए आई है, जबकि इशू तो हमने 3 लाख किया था, तो एप्लीकेशन कम के ज्यादा के लिए आई है। ये केस ओवर सब्सक्रिप्शन का है। प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द
एप्लीकेशन फॉर 3,50,000 शेयर। हमने 3,50,000 शेयर के लिए प्रोराटा अलॉटमेंट की है, मतलब हमने सिर्फ इन्हीं को शेयर अलॉट करे हैं, और जो भी एक्सेस मनी था उसको हमने अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर दिया है। तो यहाँ तक पहले हम समझते हैं कि ये क्या केस है। देखो इसमें जो शेयर अप्लाइड है, इनको हमने कितने शेयर अलॉट करे हैं, तो ये कह रहे हैं कि हमने 3,50,000 को सिर्फ शेयर अलॉट करे हैं और हमारे पास अलॉट करने के लिए 3 लाख शेयर अवेलेबल थे, लेकिन एप्लीकेशन तो 380 के लिए आई है। इसका मतलब बाकियों का पैसा हमने रिफंड कर दिया होगा, तो बाकी जो एप्लीकेंट्स बचेंगे तो उनके सामने हम कोई भी अमाउंट शो नहीं करेंगे, तो वहां पर नील आ जाएगा। अब आपको डिफरेंस कंप्यूट करना है, तो डिफरेंस में ये जो डिफरेंस आएगा, एक्सेस एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगी। जो एप्लीकेशन हमारे पास ज्यादा के लिए आई हैं, इसका होगा 30,000। फिर आप इसको एप्लीकेशन की मनी से मल्टीप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन जो है वो इंक्लूडिंग प्रीमियम हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 रुपीज से हमें मल्टीप्लाई करना है, या 4 से करेंगे तो ये 2 लाख की अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ भी हम 4 से करेंगे तो ये अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है 1,20,000, जिसको आप कोई भी शेयर अलॉट नहीं करते हैं तो इसका पैसा हमें रिफंड करना होता है, इसका पैसा हमें वापस करना होगा। और जो एक्सेस मनी हमारे पास अवेलेबल है, तो ये कितना अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट होगा वो आपको चेक करना पड़ेगा। ये नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड है, आपको इसको अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 3 लाख को किसी भी अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हर केस में 2 लाख से ज्यादा ही होगा, क्योंकि शेयर का नंबर इससे ज्यादा है। दैट मीन्स आपको सिर्फ ये वाली जो अमाउंट है वो अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट करनी है। तो हम फर्स्ट 2 एंट्रीज पास करते हैं। तो बस 2 एंट्रीज में क्या होगा, सबसे पहले तो एक बात और, यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर कैश बुक बनाने के लिए बोला गया है। अगर कैश बुक बनाने के लिए बोला जाता है तो हम बैंक वाली सारी एंट्रीज कैश बुक के अंदर दिखाते हैं। तो फर्स्ट एंट्री हम करेंगे एप्लीकेशन को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है 3,80,000 शेयर के ऊपर 4 रुपीज का एक है, तो एप्लीकेशन मनी को आप यहाँ पर शो कर देंगे 15,20,000। इसके बाद आपको अगली एंट्री क्या पास करनी है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, जो हमने अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट किया, और जो मनी हमने रिफंड कर दिया वो टू बैंक अकाउंट के सामने चला जाएगा। और एक चीज और है, क्योंकि हमने एप्लीकेशन प्रीमियम पर इशू करी है, प्रीमियम है इसके साथ, तो अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम में भी आएगी। यहाँ पर एप्लीकेशन के सामने तो हम 3,80,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैपिटल के सामने अलॉटेड वाला नंबर आता है और विदाउट प्रीमियम आता है, तो यहाँ पर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। अलॉटमेंट के सामने वो अमाउंट आएगी जो हमने एडजस्ट की है, तो 2 लाख हम अलॉटमेंट के सामने दिखाएंगे। और जो पैसा हमने रिफंड कर दिया 1,20,000 हमने रिफंड किया है, वो बैंक के सामने चला जाएगा। प्रीमियम के सामने हम 30,000 को 1 से मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। तो इस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। अब जो ये वाला पार्ट है, ये है और ये है, ये तो जर्नल में आएगा, लेकिन जो बैंक वाला पार्ट है इसको हम कैश बुक के अंदर दिखाएंगे यहाँ पर। तो बाय शेयर एप्लीकेशन में हम 1,20,000 को दिखा देंगे, और रिमेनिंग जो बचा है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम और टू शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा। तो 3 लाख इंटू 3 होगा, 3 लाख इंटू 1 होगा, और 50,000 इंटू 4 होगा। और यहाँ पर भी हम 3 लाख इंटू जो अमाउंट हमारे पास एप्लीकेशन के लिए जो अमाउंट हमारे पास आई है, मतलब 50 को जिनको हमने रिफंड किया उनको छोड़कर, तो यहाँ पर आप कितना दिखाएंगे, 380 की टोटल एप्लीकेशन थी, 30 को हमने रिफंड कर दिया, तो यहाँ आपको दिखाना है 3,50,000। ठीक है, और इंटू हम क्या करेंगे, 4 रुपीज की एप्लीकेशन है तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे हम ये 2 एंट्री पास कर सकते हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये बोल रहे हैं कि एक्स जिसको हमने 6,000 शेयर अलॉट करे थे वो अलॉटमेंट मनी को पे नहीं कर पाया, और उसके जब अलॉटमेंट मनी को पे नहीं कर पाया था तो उसके शेयर को हमने फोरफिट कर दिया। वाई जिसने अप्लाइड किया था 10,500 शेयर के लिए और इसने दोनों कॉल को पे नहीं किया, उसके भी शेयर को हमने फोरफिट कर दिया। जेड जिसको हमने 3,000 शेयर अलॉट करे थे उसने फाइनल कॉल को पे नहीं किया, बट यहाँ पर इसके फोरफीचर की बात नहीं हो रही है तो हम इसका फोरफीचर नहीं करेंगे। अब इनमें से 11,000 शेयर को हमने री इशू कर दिया फुली पेड अप मानते हुए और 9 में री इशू किया।
जब आपने इसको रीइश्यू किया तो इसके अंदर वाई के सारे शेयर इंक्लूड है। आपको कैश बुक प्रिपेयर करना है, जर्नल प्रिपेयर करनी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो अलॉटमेंट वाला केस हम देखते हैं। ये 6000 शेयर ने हमें अलॉटमेंट को पे नहीं किया, लेकिन इसका कुछ पैसा अलॉटमेंट के लिए हमारे पास आया होगा, तो आपको पहले इनके अप्लाइड वाले शेयर निकालने पड़ेंगे। अगर इसके अलॉटेड शेयर 3 लाख है, अगर इसके अलॉटेड शेयर 3 लाख है तो आप अप्लाइड उस केस में 3,50,000 हो जाएंगे। तो फिर आपको जो इसका नंबर है, अगर 3,50,000 के शेयर अप्लाइड है, 3 लाख के अलॉटेड है, अगर 6,000 अलॉटेड है तो इसके अप्लाइड हो गए 7,000। इसके जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ये इसके अप्लाइड है और ये इसके अलॉटेड है। तो हम अप्लाइड में से अलॉटेड को माइनस करेंगे तो सरप्लस जो है वो 1,000 इंटू 4 हो जाएगा। तो 4,000 रुपए इसके अलॉटमेंट के ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं। अब हम चेक करेंगे कि इसकी अलॉटमेंट बनती कितनी है। 6,000 इंटू हम करेंगे 3, तो अलॉटमेंट हो गई 18,000 की, जिसमें से ऑलरेडी ये हमें पे कर चुका है 4,000। तो मीन्स अलॉटमेंट इसकी जो नोट रिसीव्ड है वो 14,000 की हो जाएगी। ये तो सिर्फ एक्स का केस है। अब आपको ओवरऑल चेक करना है कि सभी शेयर के ऊपर अलॉटमेंट कितनी बनती है और कितनी नहीं आई है। हमने 3 लाख शेयर अलॉट करे हैं, तो इसके ऊपर अगर हम 3 के हिसाब से देखें तो अलॉटमेंट 9 लाख की बनती है, जिसमें पहले से हमें एप्लीकेशन के साथ जो अमाउंट रिसीव हो चुकी है वो 2 लाख की है। तो हम 9 लाख में से 2 लाख को डिडक्ट करेंगे तो 7 लाख रुपीस हमारे पास आने चाहिए थे, लेकिन इसमें से एक्स ने हमें 14,000 पे नहीं किए हैं, तो 14,000 को हम डिडक्ट कर देंगे। तो जो अमाउंट अब हमें रिसीव होगी अलॉटमेंट के टाइम वो 6,86,000 की है। तो अलॉटमेंट के रिसीव करने की एंट्री में जो अमाउंट हम दिखाएंगे तो उसको हमें दिखाना है 6,86,000। इसका ट्रीटमेंट भी कैश बुक के अंदर होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6,86,000 हम दिखा देंगे। इसके बाद हमें फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है। तो फर्स्ट कॉल के ड्यू करने से पहले ये कह रहे हैं कि इन शेयर को हमने फॉरफिट कर दिया जिन्होंने हमें अलॉटमेंट को पे नहीं किया था। तो इनके 4 फीचर की एंट्री हम करेंगे। देखो 4 फीचर के लिए आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि इनसे हम कितना कितना पैसा कॉल कर चुके हैं। तो इनसे जो मनी हमने कॉल की है सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, ये दोनों अमाउंट हमने इनसे मंगवाई है। एप्लीकेशन तो ये पे कर चुका है, तो इसने जो हमें पे नहीं किया ये अनपेड अलॉटमेंट है। आप जब कोल्ड अप देखते हैं तो विदाउट प्रीमियम देखते हैं। विदाउट प्रीमियम जो कोल्ड अप बनेगा वो 5 रुपीज का बनेगा, और प्रीमियम डेबिट होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि प्रीमियम कितना नहीं आया है। देखो अगर इसने एप्लीकेशन पे कर दी है तो एप्लीकेशन वाला प्रीमियम इसने हमें पे कर दिया है, लेकिन क्योंकि इसने अलॉटमेंट पे नहीं की है तो इसने अलॉटमेंट वाला 1 रुपए का प्रीमियम हमें पे नहीं किया है, तो ये तो कोल्ड अप हो जाएगा। और जो 1 रुपए का प्रीमियम है ये इसने पे नहीं किया है तो ये भी डेबिट होगा। तो जब आप इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो जब आप जर्नल एंट्री पास करेंगे तो वहां पर आपको शेयर कैपिटल के सामने तो 6,000 शेयर को 5 से मल्टीप्लाई करना है जो हमने कॉल किया था, अभी जो अमाउंट मैंने आपको बताई है। इसने सिर्फ अलॉटमेंट का प्रीमियम पे नहीं किया है तो हम 6,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अलॉटमेंट इसने हमें कितनी नहीं दी है वो अभी हमने कंप्यूट किया था वर्किंग नोट्स में, तो आपको सीधा वो अमाउंट यहाँ पर दिखा देनी है। तो फीचर के सामने कितना आएगा तो आप इस टोटल में से अगर इसे डिडक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग अमाउंट 4 फीचर के सामने चली जाएगी। नेक्स्ट है, अब हमें फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है, लेकिन क्योंकि हम कुछ शेयर को फॉरफिट कर चुके हैं तो सभी से तो हम फर्स्ट कॉल नहीं मंगवा सकते हैं। जो फर्स्ट कॉल है वो 3 लाख शेयर के ऊपर हमें कॉल करनी। 3 लाख तो टोटल थे, जिसमें से हमने 6,000 को फॉरफिट कर दिया, तो रिमेनिंग जो शेयर बचे हैं वो 2,94,000 के बचे हैं। तो इनसे हमें कॉल को ड्यू करना है। तो कॉल को ड्यू करने के लिए फर्स्ट कॉल के सामने तो आप इंक्लूडिंग प्रीमियम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। कैपिटल के सामने आप 2,94,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने 2,94,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो एंट्री है वो ड्यू की एंट्री है। अब हमें कॉल को रिसीव करना है, तो रिसीव की एंट्री कैश बुक के अंदर होगी, लेकिन कितने शेयर होल्डर ने हमें कॉल को पे नहीं किया वो भी चेक करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन के अंदर बोला गया था कि जो कॉल हमारे पास नहीं आई है वो है कि जो 10,500 शेयर है वाई के, जिसने 10,500 शेयर के लिए अप्लाई किया था, अगर अप्लाइड है तो आपको अलॉटेड हमेशा निकालना ही पड़ेगा।
तो आप अलॉटेड कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए अलॉटेड निकालने के लिए देखो इसका हम कैसे करेंगे, इसके जो अलॉटेड हमें कंप्यूट करने हैं, अगर अप्लाइड जो शेयर है, देखो अगर अप्लाइड शेयर 3,50,000 है, तो अप्लाइड अगर 3,50,000 है तो अलॉटेड 3 लाख है, और अगर अप्लाइड 10,500 है तो अलॉटेड 9,000 हो जाएगा। दैट मीन्स इसने अगर हमें कॉल को पे नहीं किया है तो वो 9,000 के हिसाब से पे नहीं किया। अब आप नंबर कैसे कंप्यूट करोगे? जिन्होंने हमें फर्स्ट कॉल को पे किया है 2,94,000 पर हमने मंगवाया था और 9,000 ने पे नहीं किया है, तो फर्स्ट कॉल हमें इन नंबर के ऊपर रिसीव होगा। साथ के साथ हम सेकेंड कॉल का भी समझ लेते हैं। 2,94,000 में से एक तो 9,000 ने हमें पे नहीं किया है और जेड ने भी हमें सेकेंड कॉल को पे नहीं किया, तो सेकेंड कॉल जो हमें रिसीव होगी वो 2,82,000 शेयर के ऊपर होगी। तो इसके रिसीव करने की एंट्री हम कैश बुक के अंदर दिखाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉल, तो यहाँ पर हमें 2,84,000 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसके ड्यू करने की एंट्री करेंगे। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, तो यहाँ पर भी हम 294,000 के हिसाब से दिखाएंगे। और जब हम सेकंड कॉल को रिसीव करेंगे तो हम 282,000 के ऊपर 3 के हिसाब से, तो ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, जो ये जिन्होंने फर्स्ट कॉल को पे नहीं किया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को पे नहीं किया, तो उनको हमने फोरफिट करना है। तो 9,000 ऐसे शेयर है जिन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को पे नहीं किया, तो इन पर हमने कॉल कर लिया 10 के हिसाब से। इसने एप्लीकेशन दे दी है, इसने अलॉटमेंट दे दी है, इसने फर्स्ट कॉल को पे नहीं किया, इसने सेकंड कॉल को पे नहीं किया, इसने इन दोनों का प्रीमियम पे कर दिया होगा, तो इसका कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा। लेकिन इसका जो प्रीमियम है वो अनपेड है, तो ये आपको डेबिट करना पड़ेगा। 1 रुपी फर्स्ट कॉल का है, 1 रुपी सेकेंड कॉल का है, तो यहाँ पर हम प्रीमियम के सामने 9,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया जो अमाउंट हमारे पास ये कॉल्ड अप था, प्रीमियम का वो पैसा जो नहीं आया है। इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को पे नहीं किया, तो यहाँ पर 9,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब आपको इस टोटल में से ये दोनों अमाउंट डिडक्ट करनी है, तो जो अमाउंट हमारे पास अवेलेबल होगी तो वो शेयर फोरफीचर हो जाएगा। इसके बाद हमने इन शेयर को री इशू कर दिया। जो री इशू हो रहा है वो री इशू हुआ, हमने सभी को नहीं किया, सिर्फ 11,000 शेयर को री इशू किया है। जो 11,000 शेयर को री इशू किया है उसको हमने 9 के हिसाब से किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल हो जाएगा। बैंक के सामने हम 11,000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, शेयर फोरफीचर के सामने 11,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और कैपिटल के सामने 11,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जो बैंक वाला केस है ये कैश बुक के अंदर जाएगा, तो आपको ये यहाँ पर दिखाना है। तो ये जो एंट्री पास की है, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल 11,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया है। और जो हमारा कैश बुक का ट्रीटमेंट है, ये जो अमाउंट है 11,000 को 9 से मल्टीप्लाई किया, तो ये अमाउंट हम यहाँ पर दिखा देंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल 11,000 को 9 से मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट हमने यहाँ पर शो कर देनी है। अब हम लास्ट पार्ट पर आते हैं जो हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है। देखो जब हमने शेयर को रीइशू करना है तो रीइशू के बारे में बोला गया है कि एक्स के 6,000 शेयर है, वाई के जो अभी हमने कंप्यूट करे हैं अलॉटेड वाले 9,000 शेयर है, हमने 11,000 शेयर को रीइशू कर दिया और इसमें वाई के सारे शेयर इंक्लूड है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इनका प्रॉफिट कितना बनता है। देखो अगर हमने यहाँ एक्स और वाई के शेयर है, एक्स के 6,000 है और वाई के है 9,000, टोटल शेयर हमने रीइशू करे 11,000 जिसमें वाई के सारे हैं। अगर वाई के सारे हैं तो इसका मतलब एक्स के 2,000 है, एक्स के हमने 2,000 शेयर लिए हैं, तो वाई का तो हमें पूरा का पूरा प्रॉफिट लेना पड़ेगा, लेकिन एक्स का हम पार्शियल प्रॉफिट लेंगे सिर्फ 2,000 के ऊपर। ठीक है, तो आपको दोनों का चेक करना पड़ेगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि एक्स का प्रॉफिट कितना है। एक्स का प्रॉफिट हमें फोरफीचर की एंट्री से क्लियर हो जाएगा। एक्स का फोरफीचर हमने यहाँ पर किया था, ये फोरफीचर, ठीक है, यहाँ जो फोरफीचर है वो एक्स का है, तो एक्स का ये प्रॉफिट 6,000 शेयर के ऊपर है, तो हम इसके 2,000 शेयर के ऊपर प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे।
लेकिन वाई का तो हमें सारा का सारा प्रॉफिट लेना है, वाई का प्रॉफिट 45,000 का है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट आपको कंप्यूट करना है। अब आप करेंगे क्या, जो प्रॉफिट अभी हमने दोनों का कंप्यूट किया है, देखो एक्स का जो प्रॉफिट है 22,000, जो अमाउंट है वो 6,000 शेयर के ऊपर है, तो आपको 2,000 शेयर की कैलकुलेशन करनी है, तो ये प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा। वाई का आपको सारा का सारा प्रॉफिट लेना है 45,000 का, तो ये टोटल प्रॉफिट हम ले लेंगे। इसमें से जो हमारा लॉस आया था, तो लॉस को हमें डिडक्ट कर देना है। लॉस रीइश्यू के टाइम जो हमारा डिस्काउंट होता है तो वो लॉस है। अब ये जो अमाउंट हमारे पास अवेलेबल होगा, तो इसे हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो इसकी एंट्री हम पास कर देंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 4133, ठीक है। ये अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले आपको शेयर कैपिटल दिखानी होती है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के हेड में, ठीक है। शेयर कैपिटल, ये अमाउंट हम कंप्यूट कहाँ से करते हैं, आपको वर्किंग नोट्स के अंदर, नोट्स टू अकाउंट के अंदर नोट नंबर 1 प्रिपेयर करना होता है। तो नोट नंबर 1 में हम दिखाते हैं सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल, फिर आपको इशूड दिखानी है, ऑथराइज तो आपको गिवन नहीं है, इशूड दिखानी है, इशूड 3 लाख की है। अब आपको दिखाना है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। देखो हमने जो शेयर इशू करे थे, मतलब जो इशू थे वो 3 लाख के थे, जिसमें से जो हमने फॉरफिट किया 6,000 एक्स के हैं और 9,000 वाई के हैं, तो जो नंबर हमारे पास बचा वो बचा 2,85,000 का, जिसमें से हमने रीइशू कर दिया, जो रीइशू हमने किया है वो रीइशू हुआ 11,000 शेयर का। दैट मीन्स जो नंबर हमारे पास बचा है, टोटल शेयर जो हमारे पास है इस टाइम वो है 2,96,000। लेकिन ये सारे के सारे फुली पेड अप नहीं है, क्योंकि इसमें से जेड के ऐसे शेयर है जिसने हमें फाइनल कॉल को पे नहीं किया, तो ये तो हो जाएंगे नॉट फुली पेड अप, जिन्होंने कॉल को पे नहीं किया है। और जो बाकी बचेंगे 2,93,000, तो ये फुली पेड अप की कैटेगरी में आएंगे। तो आपको दोनों को अलग अलग शो करना है। जिन्होंने हमें सब कुछ पे कर दिया वो तो फुली पेड अप में चले जाएंगे, 29,30,000। जेड के जो शेयर हैं वो 3,000 के हैं, ये नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में आएंगे। 3,000 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो शेयर 30,000 के हो गए। इसमें से आप डिडक्ट कर देते हैं कॉल्स इन एरियर, इन्होंने फाइनल कॉल को पे नहीं किया है, तो 3,000 इंटू 2, 6,000 की कॉल को पे नहीं किया, तो ये अमाउंट इसने हमें पे करी है, तो इन दोनों का जो टोटल है वो ये आ जाए। अब हम बात करते हैं शेयर फॉर फ्यूचर की। तो ये शेयर फॉर फ्यूचर कहाँ से आएगा, जिन शेयर को हमने रीइशू नहीं किया है, फॉरफिट कर दिया है, तो उनके हिस्से का जो प्रॉफिट होता है वो शेयर फॉर फ्यूचर में रहता है, ठीक है। तो ये अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये अमाउंट हम कैसे कंप्यूट करेंगे, देखो एक्स के सारे शेयर इशू नहीं हुए हैं, एक्स के 6,000 में से सिर्फ 2,000 शेयर इशू हुए हैं, तो आपको 4,000 शेयर का प्रोपोर्शनेटली प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कि अगर 22,000 का प्रॉफिट 6,000 शेयर के ऊपर है, तो 4,000 का जो प्रॉफिट है वो ये आ जाएगा। ये जो प्रॉफिट है वो शेयर फॉर फ्यूचर में रहेगा और इसको हम शेयर कैपिटल में ऐड कर देंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो आपको इसे शेयर कैपिटल में ऐड करना है। जब हम इसको शेयर कैपिटल में ऐड करेंगे तो जो टोटल अमाउंट है, ये अमाउंट आपको बैलेंस शीट के अंदर दिखानी है नोट नंबर 1 में। तो नोट नंबर 1 में आप इस अमाउंट को ये वाली जो अमाउंट है इसको आप नोट नंबर 1 में दिखाएंगे 2,96,8,667, जो अमाउंट कॉल्स इन एरियर की होती है, ठीक है। वो अमाउंट जो है आपको प्रीमियम और अलग, मतलब प्रीमियम को अलग करना होता है। जो जेड के शेयर है 3,000 शेयर, इन्होंने फाइनल कॉल को पे नहीं किया, फाइनल कॉल वैसे 3 की है, 2+1 का प्रीमियम है, आप 2 को अलग दिखाएंगे, प्रीमियम को अलग दिखाएंगे। जो 2 वाला पार्ट है ये तो शेयर कैपिटल में से डिडक्ट होगा, और जो प्रीमियम वाला पार्ट है इसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम में से माइनस करेंगे। तो जब आपको प्रीमियम की अमाउंट को शो करना है तो आप इसको कैसे दिखाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले तो जो रिजर्व हमने क्रिएट किया है वो हम दिखा देंगे, फिर जितना हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट आ रही है उसको हमें दिखाना है, और इसमें से कॉल्स इन एरियर को हम डिडक्ट कर देंगे 3,000 को। तो ये जो अमाउंट है वो नोट नंबर 2 के सामने रिजर्व एंड सरप्लस में चली जाएगी। अब कैश एट बैंक का बैलेंस, बैंक कैश में बनाने से हमारे पास आ ही चुका है, तो कैश एट बैंक का बैलेंस आप ऊपर दिखा देंगे। अब बात करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम की इस वाली अमाउंट की। तो ये अमाउंट कहाँ से आएगी, ये अमाउंट आप जर्नल एंट्री अकाउंट बना के भी आप कर सकते हो, जर्नल एंट्री से भी आपको समझ में आ जाएगा
जहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो रहा होगा तो उसको तो हम ऐड कर देंगे। तो बेसिकली ये जो अमाउंट है ये सिक्योरिटी प्रीमियम की ऐड हो जाएगी, ये सिक्योरिटी प्रीमियम का ऐड होगा 3 लाख रुपीस। जहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो रहा है तो उसको हमें माइनस करना है, ये ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, तो इसको हमें डिडक्ट करना है। और सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट की जो अमाउंट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम को बढ़ाती है। अगले केस में सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर डेबिट हो रहा है तो आपको इसको माइनस करना है। ठीक है, जो भी एंट्रीज हैं जहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो रहा होगा तो वो ऐड होगा, और जहां पर डेबिट हो रहा होगा तो वहां पर माइनस होगा। और फिर ये सब करने के बाद हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का ये नेट इफेक्ट आ जाएगा 11,64,000। तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट को फिर हम कहाँ पर शो कर देंगे, जो एक्चुअल जो अमाउंट है रिजर्व एंड सरप्लस का, तो नोट नंबर 2 में बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2 के सामने। फिर ये इनका टोटल है। और अभी हमने कैश बुक प्रिपेयर करी है, तो कैश बुक का जो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आ रहा है तो ये वाली अमाउंट है, इसको आपको बैलेंस शीट के अंदर दिखा देना है। कैश का जो बैलेंस है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के सामने चला जाएगा यहाँ पर, तो ये अमाउंट हम यहाँ पर शो करते हैं। तो इस तरह से जो अलग अलग केसेस हैं तो उनमें हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। बेसिकली ये टॉपिक का एंड नहीं है, ये क्वेश्चन का एंड है। अभी अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके करवाऊंगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।